एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन की वन शॉट वीडियो। यानी कि ये 5 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। और मिड टर्म एग्जाम की तैयारी आपकी इस सिंगल वीडियो से हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें करा दूंगा। इसके अलावा मैंने पांचों चैप्टर की डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको डिटेल वीडियो जरूर देखनी है। बहुत सारे बच्चे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये मत करना। पहले आपको चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देख के चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, तब आपको इसका फायदा 2 गुना मिलेगा। अगर आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाओगे, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए जो आपका यहां से ना कवर हो, तो वो आपको वहीं से कवर होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो नोट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे eklavyastudypoint.com। गूगल पे जाना है आपको, उसके बाद क्लास 12th में जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट में जाके फिजिकल एजुकेशन को ढूंढना है। जब आपको फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने टेबल आएगी, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग है वो आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से। तो यहाँ पे आपको जो PDF होती है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सब करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लानिंग क्या होती है, यानी कि नियोजन क्या होता है या फिर योजना क्या होती है, इसका मीनिंग आपको बताना है। और योजना के कोई 4 उद्देश्य बताने हैं कि योजना जो होती है वो हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, योजना क्या होती है, प्लानिंग हम सभी करते हैं। तो प्लानिंग जो है वो पहले से निर्धारित की गई प्रक्रिया होती है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपके मिड टर्म के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। आपको मिड टर्म एग्जाम में आपका सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, और अच्छे तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट भी करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे। आप अपनी डेट शीट को लिखोगे, फिर आप देखोगे कि भाई इस पेपर से दूसरे पेपर के बीच में कितने दिन का गैप है, उस गैप में मैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लूं, कैसे इस सारी चीजों को, यानी कि पहले से ही आप क्या करोगे, पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर लोगे, ठीक है। यानी कि प्लानिंग जो होती है पहले से एक निर्धारित की गई प्रक्रिया होती है, और इसका एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि योजना क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य होता है। अगर मान लो आप मिड टर्म एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। लक्ष्य क्या है, अच्छे मार्क्स लेकर आना, ठीक है। तो हर हर योजना के पीछे उसका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम सोच समझकर युक्तियां बनाते हैं, यानी कि किस तरीके से हम उस चीज को करेंगे, तो यही क्या कहलाती है, योजना कहलाती है या फिर प्लानिंग कहलाती है। तो प्लानिंग क्या है ये आप आराम से बता दोगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसके 4 प्रमुख उद्देश्य। तो प्लानिंग के उद्देश्य क्या होते हैं ये समझिए। देखिए, अगर आप पहले से प्लानिंग करोगे, तो पहले से प्लानिंग करने का आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती की संभावना कम हो जाएगी, मिस्टेक नहीं होंगी, दबाव कम होगा, वरना दबाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो वो सब चीजें कम होगी। एक तालमेल बना होगा, पहले से प्लानिंग होगी तो सारा जो आपका काम होगा वो एक तालमेल के साथ होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको आसानी होगी, और समय की जो बर्बादी है वो कम होगी, ठीक है। समय की बर्बादी जो है वो भी आपकी कम हो जाएगी यदि आप सही तरीके से प्लानिंग करते हो। अगर आपने प्लानिंग करके तैयारी करना स्टार्ट किया, आपके पास पूरा प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल फायदा मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, बिना प्लान के आप कोई कार्य को कर रहे हो, तो आपका सबसे ज्यादा क्या नुकसान होगा, गलती की संभावना बढ़ जाएगी, मिस्टेक बहुत ज्यादा होगी, दबाव रहेगा, टेंशन में रहोगे, ठीक है, तालमेल नहीं हो बन पाएगा, लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाओगे, समय की बर्बादी हो जाएगी, धन की बर्बादी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको योजना के उद्देश्य से लाभ पहुंचते हैं, तो ये सारे लाभ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि टूर्नामेंट, हाँ, एक इसमें से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आपको पता है कि किसी भी टूर्नामेंट को आयोजन करवाने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां काम करती है। चैप्टर 1 की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बहुत डिटेल में एक एक समिति आपको बताई है। तो ये समितियां जो होती हैं वो 3 प्रकार से काम करती है, और 3 में से एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। अब वो 3 प्रकार कौन से हैं, एक तो देखो, कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, पहले का मतलब है पूर्व, यानी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इन समितियों की क्या भूमिका होती है, या तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, या टूर्नामेंट के दौरान जब टूर्नामेंट चल रहा हो उस समय में, ठीक है। और या फिर तीसरे नंबर पे आपका हो सकता है कि टूर्नामेंट तो खत्म हो गया, उसके बाद में, यानी कि लास्ट में,
क्या उसमें होगा, इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो टूर्नामेंट या कोई प्रतियोगिता है तो उसके पहले यानी पूर्व में पूछा जा रहा है कि जो अलग अलग प्रकार की समितियां होती है उसके काम क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इतने सारे पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम आपका 5 नंबर का आएगा, तो इतने सारे पॉइंट आपको पेपर में नहीं लिखने। ठीक है, 5 पॉइंट लिखने हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इतना ही काफी होगा, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इस तरीके से करोगे तो। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आयोजन और प्रबंधन समिति। इसका काम क्या होता है कि पूरे टूर्नामेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अच्छे तरीके से उसका आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, ये इसका काम होता है। सेकंड नंबर पे है प्रचार समिति। अब कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, पहले से ही उस पर काम किया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रचार समिति होती है। टूर्नामेंट में बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं तो एक क्रय समिति होती है। ठीक है, खेल के मैदान और उपकरण चाहिए होते हैं तो उसके लिए भी एक समिति होती है। भोजन और आवास समिति, जो खिलाड़ियों को लाना ले जाना, कहीं पे ठहराना, उनके भोजन का प्रबंध करवाना, उनके रहने के लिए अकोमोडेशन का उपलब्ध करवाना, ये सारे जो काम होते हैं ये भी एक समिति करती है। ठीक है, तो ये इसके काम हो जाते हैं। फिर कई बार खेल के दौरान क्या होता है, चोट लग जाती है खिलाड़ियों को, तो चोट लग जाएगी तो प्राथमिक चिकित्सा समिति होती है। ठीक है, उनको लाने ले जाने के लिए परिवहन की जरूरत होती है तो परिवहन समितियां, ये सारी की सारी समितियां होती है, ये काम करती हैं। हो सकता है अगर पूर्व में आए तो कोई 5 समितियां लिखकर आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं एक एक पॉइंट को, वरना बहुत टाइम लगेगा। चैप्टर की वीडियो में डिटेल में आपको कराया हुआ है। ठीक है, कोई भी 5 समिति बता सकते हो। प्रचार समिति का काम क्या होता है, 3-4 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है, प्रचार वगैरह करा जाता है। ठीक है, क्रय समिति क्या होती है, जो भी चीजें उसमें उपकरण लगने हैं उसको खरीद लेती है। खेल मैदान उपकरण समिति, जो उपकरण होते हैं उसको 2 दिन पहले अरेंज करना होता है इसको। सजावट समिति का काम सजावट करना होता है। ठीक है, भोजन और आवास समिति का काम होता है टीमों को ठहराना, खिलाना पिलाना, ये सब उनका काम होता है। प्राथमिक चिकित्सा, मान लो किसी को चोट लग जाए तो ये समिति उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था करेगी। तो ये हो गया। अब सेकंड देखो, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। मान लीजिए टूर्नामेंट चल रहा है, उसके दौरान, अब पूर्व नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं टूर्नामेंट के दौरान कौन सी समितियां काम करती हैं। तो ये समितियां काम करती हैं, एक बार आप इनको नाम देख लीजिए, मैं हट जाता हूं। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, ये सारी की सारी समितियां हैं। ठीक है, कुछ समितियां तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो सेम है, वही समितियां जो हमने पढ़ा था, तो यस, इनके काम बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते थे। फिर तीसरा जो है वो समितियां हैं कि जब प्रतियोगिता खत्म हो गई है उसके बाद, या तो आपसे पूर्व में पूछेंगे या बाद में पूछेंगे, और थोड़े कम चांस है दौरान के पूछने के कि प्रतियोगिता के दौरान, लेकिन पूछे तीनों जा सकते हैं, तो कोई तीनों तरीके के क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रतियोगिता के बाद क्या होता है, वित्तीय समिति जो होती है पूरा लेखा जोखा देखती है। ठीक है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रखा है, दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे मान लो क्रय समिति है, ये क्या काम करेगी, उपकरण और वस्तुओं की जो खर्च की गई जो राशि होती है उसकी जानकारी जो है वो आयोजन समिति को देगी। वित्तीय समिति क्या करेगी, जो टोटल आय व्यय यानी जितना पैसा आया गया उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा रिकॉर्ड जो है वो देगी। प्राथमिक चिकित्सा समिति यानी प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड अगर कोई चीज यूज में आई है तो उसके बारे में जानकारी देगी। परिवहन समिति प्रतियोगिता के बाद सारी जानकारी उपलब्ध कराएगी, कितनी गाड़ियां बुक करी गई, कहाँ कहाँ पे गाड़ियां गई, बस गई, या जो भी उन्होंने गाड़ियां उपलब्ध कराई थी वो सारी उसकी पूरी रिपोर्ट होगी। भोजन और आवास समिति क्या होगी, आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हो गया हो तो उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी है, और सारी जानकारी जो है आयोजन समिति को देगी। और कार्यक्रम समिति क्या है, सभी टीमों को प्रमाण पत्र वगैरह देना, उनके रिकॉर्ड को तैयार करना, ये सब काम करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे और हम ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाए। सारी चीजें हमने डिटेल में करा रखी हैं, चैप्टर को देख लेना। यहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करवा रहा हूँ, और ये इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ध्यान रखना जो बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न है कि टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रतियोगिता जो है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए टूर्नामेंट क्या होता है, मैचों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि एक सीरीज होती है जिसमें एक के बाद एक बहुत सारी टीमें आपस में मैच खेलती हैं। ठीक है, यानी कि टूर्नामेंट क्या है, एक सीरीज है, और ये सीरीज कैसी होती है, जिसमें एक के बाद एक कई सारे मैच होते हैं। ठीक है, इसको टूर्नामेंट कहते हैं या प्रतियोगिता कहते हैं। आगे चलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेपर में आएगा। नॉकआउट टूर्नामेंट ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रकार की जो प्रतियोगिता में जो भी टीम एक बार हार गई वो बाहर हो जाएगी, इसको एलिमिनेशन भी कहा जाता है, और केवल जीतने वाली जो टीम होती है वो ही प्रतियोगिता में बनी रहेगी। ठीक है, फिक्सचर भी आता है नॉकआउट वाला, आपको फिक्सचर भी बनाना सिखाऊंगा, सिंपल ही है वैसे। तो समझ गए, नॉकआउट का मतलब क्या है, ऐसी टीम
जो एक बार भी अगर मैच हारी तो वो बाहर, लेकिन जो टीम जीत रही है वो तो रहेगी, लेकिन हार गई तो वो बाहर हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है नॉकआउट। और लीग टूर्नामेंट समझिए दो प्रकार की होती है, एक सिंगल लीग और एक डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है कि कम से कम एक बार सभी टीमों का मैच जरूर होता है, ठीक है। सिंगल लीग जो टूर्नामेंट होती है उसमें हर टीम का दूसरी टीम के साथ कम से कम एक मैच तो जरूर होगा ही होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल लीग। डबल लीग में क्या होता है, हर टीम दूसरी टीम के साथ कम से कम दो बार दो मैच तो जरूर खेलेगी, ठीक है, इसको डबल लीग कहा जाता है। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो है, इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या होते हैं, इसके बीच में क्या अंतर है, देखो क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा। इंटरम्यूरल जो होता है वो क्या है, एक्स्ट्राम्यूरल से क्या अभिप्राय है, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के बीच में क्या अंतर है, यानी क्या डिफरेंस है इनके बीच में, या इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, या फिर इनके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है। 5 प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राम्यूरल की। तो देखिए ये ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे खेल होते हैं जिसको हम चार दीवारी के भीतर कर सकते हैं, ठीक है। चार दीवारी के स्कूल में मान लो है, स्कूल की चार दीवारी के भीतर भी इसको करा जा सकता है। और इसमें ऐसी गतिविधियां आ जाती हैं जो विद्यालय की चार दीवारी के भीतर ही आराम से आयोजित की जाती है। अब आप सोचिए कि आपके स्कूल के अंदर कौन सी गेम्स को ऐसे ऐसे कौन से खेल हैं जिसको खिलाया जा सकता है चार दीवारी के भीतर, तो जो आपके दिमाग में आएंगे वो सारे आप इंटरम्यूरल में लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा। और देखो इसमें क्या होता है, ये जो गेम होते हैं ना, इसमें विद्यालय या फिर जो संस्था है, कोई मान लो कॉलेज है, तो उसके खिलाड़ी के बीच में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, ये छोटे लेवल का होता है। अब इसके बाद दूसरा होता है एक्स्ट्रा म्यूरल, ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल को समझ लेते हैं, फिर हम इसके उद्देश्य वगैरह को समझेंगे। पहले एक्स्ट्रा म्यूरल को समझ लो। ये ऐसे गेम होते हैं जो चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसी गतिविधियां आ जाती हैं जो कि विद्यालय की चार दीवारी के बाहर आयोजित आयोजित की जा सकती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है। इसमें दो टीम, दो या दो से अधिक स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, खिलाड़ी हैं, वो इसमें खेलते हैं, और ये पूरा एक टूर्नामेंट होता है, ठीक है, जिसमें बाहर के स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनका मैच कराया जाता है। तो अब आपको इंटरम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि इंटरम्यूरल जो है इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल है, दोनों में एक जैसे लिख सकते हो। इसका उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट है वो खेल कूद के उनको अवसर मिल सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ठीक है, हर प्रकार का विकास आ जाता है, इसलिए इसको सर्वांगीण विकास कहा जाता है। खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास करना, देखिए खेल भावना का मतलब क्या होता है कि जब हम एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ खेलती है, ठीक है, तो उसमें से एक जीतेगी एक हारेगी। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हार रही है वो गुस्से में आए, अग्रेशन में कुछ मारपीट लड़ाई झगड़ा करे, कुछ गाली गलौज करे, वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। खेल में हार भी होगी जीत भी होगी, ये चीज हम अपने दिमाग में रखें, खेल भावना रखें। बेशक से हम हार जाएं पर हम सामने वाली टीम का सम्मान करें, इसी को खेल भावना कहा जाता है, ठीक है। तो खिलाड़ियों के अंदर एक कंपटीशन की भावना तो रहेगी, एक टीम भावना भी रहेगी, लेकिन एक खेल भावना भी रहेगी, ठीक है। वो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे कि मतलब हार गए तो उससे नफरत करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बच्चों में नेतृत्व, एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, सहयोग की भावना का विकास होगा, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे आपस में मिलते हैं, एक टीम के रूप में संगठित होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, एक एकता का प्रदर्शन होगा, और एक भावनात्मक विकास होगा। ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को विभिन्न खेल और कौशल को सीखने के अवसर मिलेंगे, ठीक है। जो जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनकी पहचान हो पाएगी, बच्चों का शारीरिक विकास हो पाएगा, उनकी सेहत पे ध्यान दिया जा सकेगा, और खेल के दौर खेलेंगे तो भाई हम हेल्दी भी रहेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो गतिविधि होती है ना, इसका सबसे महत्व, जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व मान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एक स्वस्थ मनोरंजन करना। देखिए जिस प्रकार से हमें जीवन में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, हमें भाई रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ सर्विस चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें चाहिए। इसी प्रकार से हमको एक मनोरंजन भी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, एक स्वस्थ मनोरंजन। अब स्वस्थ मनोरंजन कैसे हो सकता है भाई, गेम्स के जरिए आप कोई खेल खेलो, ठीक है, आप कहीं घूमने चले जाओ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये इसमें से एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन होगा। इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है उसका सही जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। इसमें छात्रों में खेल के प्रति इंटरेस्ट उनका जागरूक होगा, और उनकी नॉलेज भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। छात्रों में खेल भावना का विकास हो पाएगा, ठीक है, उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होगा। सामाजिकता, सामाजिकता का मतलब क्या है, देखिए सामाजिक गुणों का विकास होगा। जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है,
तो वो अपनी चीज़ों को किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता, उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता। यहाँ तक कि बच्चा अपने माता पिता भाई बहन को भी अपनी चीज़ें देने से मना कर देता है, ठीक है। छोटे बच्चे से आप बोलोगे मुझे अपनी चॉकलेट दे दे, तो वो आपको मना कर देगा, उसके अंदर क्या है, शेयर करने की भावना नहीं है, यानी कि उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तब वो परिवार को देखेगा, सबको समझेगा, तब वो आपके साथ मतलब अपने परिवार के साथ शेयर करके खाएगा, यानी वो अब सामाजिक हो गया। वो विद्यालय जाएगा, दोस्त बनाएगा, दोस्तों से बातचीत करेगा, उसका एक रिलेशन बिल्ड होगा अपने दोस्तों के साथ। इसे बोलते हैं सामाजिकता, कि हम समाज में शामिल हो रहे हैं, उनकी बातों को हम मान रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामाजिक गुणों में आ जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, जो बाहर खेले जाते हैं, आपको पहले ही बता दिया मैंने। अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं एक्स्ट्राम्यूरल के, तो देखिए टूर्नामेंट के उच्चतम स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ एकीकरण की भावना विकसित हो सके, क्योंकि इसमें आपको पता है अलग अलग स्कूल अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट आपस में खेलते हैं। खेलों को हम एक एज ए करियर भी चुन सकते हैं, ठीक है, इसके भी अवसर हमको मिलते हैं। खेलों के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए खिलाड़ियों की जो पर्सनैलिटी है उसका कहीं ना कहीं विकास होगा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, नेतृत्व के गुणों का विकास होगा, ठीक है। खेल के नियमों को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, खिलाड़ियों में आक्रामकता के स्तर को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और कंपटीशन की भावना भी हमारे अंदर विकसित होगी। खेलों में खेलों के जो लेवल होता है उसमें भी सुधार आएगा। अब मैंने तो सीधा सीधा रीड कर दिया, आपने बोला सर कि आपने तो बस रीड कर दिया, तो यहाँ पे रीड ही करना है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, सिंपल है। पर्सनैलिटी का विकास होगा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, खेल के जो रूल्स हैं उसको जान पाएंगे, आक्रामकता का जो स्तर है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे, कई बार अग्रेशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कंपटीशन की भावना आएगी, ठीक है, खेल का स्तर सुधरेगा। तो ये सारे के पॉइंट आप बता सकते हो, सारे सिंपल पॉइंट है, तो ये इसका महत्व हो जाता है। एक क्वेश्चन अगला है कि बताइए सामुदायिक खेल जो होता है, इस ये जो सामुदायिक खेल कार्यक्रम होते हैं इसका क्या मतलब होता है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए सामुदायिक खेल जो होता है ना, ये एक ऐसी खेलकूद या व्यायाम या फिर फिटनेस की गतिविधि है, एक्टिविटी है, जिसमें भाग लेने के मौकों के साथ साथ समाज आधारित गतिविधि भी होती है, ठीक है। ये कोई प्रोफेशनल गेम नहीं है, जैसे आपके कोई टूर्नामेंट चल रहा है या फिर कोई, ठीक है, लीग चल रही है, वैसा नहीं है। ये सिंपल आपस में एक कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, लोगों के बीच में सामाजिक गुणों का विकास हो सके, इसलिए इसको किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सामुदायिक जो खेल होते हैं इसके आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सामाजिक अभियान के लिए, ठीक है, समाज के लिए कोई अभियान करना है या किसी के लिए फंड कलेक्शन करना है किसी चीज मुद्दे के लिए, तो भी ये किया जा सकता है। समाज में जो प्रतिभा होती है, ठीक है, जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनकी खोज करने के लिए किया जा सकता है। एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए इसको किया जा सकता है, या लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है, क्योंकि भाई लोग अगर इस चीज को करते हैं, खेलों में शामिल होते हैं, तो वो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो इसलिए इसको किया जा सकता है। सिंपल है इसके उद्देश्य, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इन पॉइंट को याद रख सकते हो, ठीक है। यहां तक हमारे चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए, और आपका फिक्सर वाला भी आता है चैप्टर 1 से, तो फिक्सर के लिए सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा, अलग से वीडियो जिसमें केवल फिक्सर कराऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। सेकंड चैप्टर में देखो कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आसन से रिलेटेड जो हमारी सामान्य विकृतियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसमें कई तरह की विकृतियां हैं, जैसे कईयों के पैर सपाट होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, फ्लैट फुट जिसको कहा जाता है, नीचे से कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उनके घुटने जो होते हैं आपस में टकराते हैं, कई लोग लड़कियों में देखा मैंने या लड़कों में देखा, जो मोटे ज्यादा होते हैं ना वो चलते हैं तो उनके घुटने जो होते हैं आपस में टकराते हैं, तो ये समस्या रहती है। किसी की टांगे जो होती है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं, धनुष आकार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कंधे किसी के यूं झुके रहते हैं, ठीक है, कोई आगे की ओर कुबड़ होता है, किसी के स्क्वालियोसिस हो जाता है, आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में भी, किसी के पीठ में पीछे की ओर कुबड़ हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, ये सब आसन से रिलेटेड विकृतियां हैं। अगर इतना सिंपल पूछेगा तो आप कोई भी 4-5 बता सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन टॉपिक को देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि घुटने का टकराना, उसके लक्षण आपको बताने हैं और क्या उसके सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं वो बताने हैं।
तो घुटने का टकराना क्या होता है, आप जानते हैं कि चलते वक्त दिक्कत होती है, घुटने आपस में टकराते हैं, छू जाते हैं, तो ये तो हो गया समस्या। तो इसके टकराने के लक्षण क्या है, तो देखिए खड़े रहने पर पैर जो हैं दोनों घुटने आपस में स्पर्श, यानी जब खड़े रहते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, तो दोनों जो घुटने आपस में टच हो जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं, चलते समय दौड़ते समय घुटने का आपस में छू जाना या टकरा जाना, ये समस्या होती है, ये इसके कुछ लक्षण है, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को ये समस्या है तो उसको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसे व्यक्ति जिनके घुटने आपस में टकराते हैं, उनको समस्या, वो अगर घुड़सवारी करें तो उनको उससे लाभ हो सकता है। ठीक है, साइकिल चलाना, पद्मासन, गोमुख आसन, दोनों पैरों के बीच में तकिया रखना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, ये इसके क्या है, सुधारात्मक उपाय होते हैं। अगला है कि धनुष आकार टांगे जो होती हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके सुधारात्मक आपको उपाय बताने हैं। तो इसमें क्या होता है, टांगे जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये एक आसन से रिलेटेड बीमारी है या समस्या है। इसमें टांगे जो होती है वो बाहर की ओर मुड़ जाती हैं, जिसके कारण चलने में दौड़ने में व्यक्ति को समस्या आती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, टांगों की जो आकृति होती है ना, वो धनुष के आकार की हो जाती है, और दोनों घुटनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है सुधारात्मक उपाय, आपको बतानी है कि क्या सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं। तो देखिए विटामिन डी की कमी से भी ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, तो विटामिन डी जो है भोजन में वो आपके होना चाहिए। ठीक है, और धूप में विटामिन डी आप ले सकते हैं। रेत पर दौड़ना, अभ्यास करना। अब विटामिन डी के लिए क्या आता है, सप्लीमेंट आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान अगर धूप में रहता होगा घंटे 2 घंटे डेली या थोड़े समय तक, तो उसको विटामिन डी की कमी वहीं से पूरी हो जाती है। लेकिन मान लो अगर किसी को वो समस्या है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, वो सप्लीमेंट ले सकता है डॉक्टर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं विटामिन डी के। अगला क्वेश्चन है झुके हुए कंधे, ये भी एक समस्या है। तो इसमें क्या होता है, कंधे जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से झुक जाते हैं। ठीक है, इसके क्या कारण है और इसके क्या लक्षण है, इसको देखते हैं। कारण क्या है, आनुवांशिकता। मान लो किसी के घर में, किसी की फैमिली में किसी को पहले से ये समस्या है, तो उसके बच्चों को भी ये हो सकती है। झुकी अवस्था में उठना बैठना, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं लोग, उससे भी ये हो जाती है। और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें कंधे जो होते हैं वो गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं लोगों के। ठीक है, कंधे और कान जो है एक सीध में नहीं दिखाई देते, तो ये समस्या होती है। सावधानी क्या हो कर सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे रस्से पे लटकना, कंधे के लिए कुछ एक्सरसाइज करना, चक्रासन से भी ये ठीक हो जाती है कुछ हद तक, और धनुरासन करना, चक्रासन करना, इससे ये ठीक हो सकता है। ठीक है, सावधानी क्या बरतनी है, कभी भी झुकी हुई स्थिति में ना तो अचानक से बैठना चाहिए, ना ही अचानक से खड़े होना चाहिए, ना ही चलना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। तो ये आप इसमें सावधानियां बता सकते हो। एक है आगे पीछे कुबड़। ठीक है, ये भी लोगों में समस्या होती है, कुछ के आगे कुबड़ हो जाता है, कुछ के पीछे हो जाता है। तो इसमें क्या इसके कारण है, तो इसके कारण है वो उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मांसपेशी में कोई बीमारी कोई समस्या हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं, पीठ में कुबड़ निकल जाता है, किसी किसी के तो फ्रंट छाती में निकल जाता है। ठीक है, सावधानी क्या करनी है, मोटापे से अपने आप को बचा के रखना है, वेट अपना मतलब एक एवरेज में रखना है। अगर हम कोई हैवी वेट को ढो रहे हैं तो उस समय अपने शरीर को सीधा रखना है। बैलेंस डाइट तो जरूरी है, हर चीज़ में बैलेंस डाइट लेनी है। कुछ व्यायाम है, कुछ योग है, अगर इन सब चीज़ों को करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, स्कोलियोसिस, इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मुड़ जाती है। अगर आप इस इमेज में देख रहे हो तो रीढ़ की हड्डी आपको यहाँ पे मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, मान लो किसी को जोड़ों की बीमारी है, या कंधे पे ज्यादा वजन डालने से है, या उसके मेरुदंड में यहाँ पे समस्या है। ठीक है, उसकी स्पाइन वगैरह में समस्या है, तो ऐसा हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, जिसको ये होता है उसका एक कूल्हा ऊपर होता है, एक कूल्हा नीचे होता है, और जब इसका एमआरआई वगैरह कराया जाता है ना, तो उसमें क्लियर विजिबल होता है कि हड्डी जो है वो मुड़ी हुई है और वहां से नीचे की तरफ झुका हुआ दिखता है वो। शरीर का वजन जो है वो एक पैर पे ज्यादा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर एक तरफ झुका दिखता है, पैर में दर्द भी हो सकता है। क्यों होता है भाई ये, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अच्छी डाइट ना लेना, एक्सरसाइज ना करना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सावधानी क्या करनी है, कैल्शियम वाला भोजन लेना है जिसमें कैल्शियम हो। एक ही तरफ किसी वजन को लंबे समय तक पकड़ के नहीं रखना। ठीक है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है, तैराकी करनी है, त्रिकोणासन करना है, तो इससे लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी जो है, ठीक है, इसके बारे में बताने हैं। अगर खेलों में महिलाओं की भागीदारी होती है
तो उससे महिलाओं को क्या लाभ होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो देखिए, यदि महिला खेलों में भागीदारी करती हैं, शामिल होती हैं, तो उससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होगी, ठीक है। उनका जो हृदय प्रणाली है उसमें सुधार आएगा, मोटापे पे नियंत्रण किया जा सकता है, हेल्दी रह सकता है इंसान, हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा, और चुस्ती फुर्ती जो भी कहते हैं, हष्ट पुष्ट, ठीक है, वो दिखेगा व्यक्ति। तो ये सब उसका फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी के मनोवैज्ञानिक लाभ बताइए। अब देखो, ये अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले देखो हमने पढ़ा शारीरिक लाभ। तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो शारीरिक पूछेंगे, या मनोवैज्ञानिक पूछेंगे, या सामाजिक पूछेंगे। तो तीनों में से आपको तीनों पता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है, कि उनका जो तनाव है वो उसका प्रबंधन हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाएगी महिला, आत्मसम्मान वाली जिंदगी जी सकेगी, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहेगा, उसके अंदर नेतृत्व यानी लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर सामाजिक लाभ की बात करें तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि बाहर जाएंगे, खिलाड़ियों से मिलेंगे, बातें होंगी, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, रिलेशन सुधरेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे लोगों से, सहयोग में वृद्धि होगी, सामाजिक विकास होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा, आप इस तरीके से बता सकते हो, या सामाजिकता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम रजो दर्शन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। प्रथम रजो दर्शन क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उसमें जब पहली बार उनका पीरियड्स आते हैं, पहली बार रक्तस्राव आता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। ये 26 से 28 डेज की एक साइकिल होती है, इसकी एक अंतराल पे ये आते रहते हैं, इसको, ठीक है, मासिक धर्म कहा जाता है। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं, जो किशोरी होती हैं, जो अडल्ट लड़कियां होती हैं, उनके अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है 12 से 14 वर्ष की आयु में आना शुरू हो जाता है। किसी को 3 दिन रहता है, किसी को 4 दिन, किसी को 5 से 7 दिन भी रह सकता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है धीरे धीरे ये कम होने लग जाता है, और एक समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि 50 के आसपास उसके बाद ये चीजें पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है, रुक जाती है। नेक्स्ट है कि महिला खिलाड़ियों में जो मासिक धर्म है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जिस समय में ये चीज चल रही होती है उस समय में उनके जो प्रजनन संस्थान है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। महिला खिलाड़ी जब उस दौरान उसके खेल का जो प्रदर्शन है वो उसमें नकारात्मकता आपको दिख सकती है। मासिक धर्म की स्थिति में महिला की जो खिलाड़ी है वो हमेशा ज्यादातर घबराहट होती है, उनको बेचैनी होती है, ठीक है, दर्द होता है पेट में, उल्टी हो सकती है। और इस अवस्था की शुरुआती दिन में महिला के पेट में दर्द होता है, ठीक है, उल्टी, इस तरह की शिकायत उसको रहती है। असामान्य मासिक धर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या कारण है। तो इसमें क्या होती है, ये जो पीरियड्स होते हैं उसमें अनियमितता आ जाती है, मतलब एक रेगुलर अंतराल जो पहले चल रहा था वो उसमें नहीं होता, कभी ज्यादा समय के बाद होएगा, कभी कम समय में हो जाएगा, ठीक है। और ये एक असामान्य मासिक धर्म कहलाएगा। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म नियमित अंतराल पर नहीं होता है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो खान पान में कमी है, कोई बीमारी है, या कोई आनुवांशिकता हेरिडिटी की वजह से हो सकता है। मान लो उसकी महिला की माँ को ऐसी बीमारी रही हो तो हो सकता है वो उसे भी हो सकती है, ठीक है, या उसकी फैमिली में किसी और को रही हो तो वो उसको हो सकती है। फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके शरीर में, तो देखिए, अनीमिया का रोग हो जाता है, कई महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, ठीक है, शरीर में कंपन, एक डर महसूस होता है, जल्दी खिलाड़ी थक जाएगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, बेचैनी महसूस होगी, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये समस्या हो जाती है। महिला एथलीट त्रय से क्या अभिप्राय है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो महिला एथलीट त्रय होता है ना, ये एक बीमारी नहीं बल्कि इसके अंदर 2-3 बीमारी है, तो आप कह सकते हो कि ये समस्याओं का एक समूह है, यानी कि इसमें कई सारी समस्या होती है। इसमें अनीमिया भी हो सकती है, यानी कि खून की कमी हो सकती है, अस्थि सुशीरता यानी कि हड्डी से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, ऋतुरोध यानी पीरियड से रिलेटेड समस्या हो सकती है। ये बहुत गंभीर समस्या होती है फीमेल में, और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि जो फीमेल है वो जीवन भर इसको झेलने पड़ते हैं, कई बार तो उसकी डेथ तक हो जाती है, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला देखिए, अब एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अस्थि सुशीरता क्या होता है, इसमें जो ये हड्डी से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, इसमें हड्डी जो है वो कमजोर हो जाती है, और इतनी कमजोर हो जाती है कि वो टूट भी सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकती है। अगर हम इसे देखें, कंपेयर करें पुरुषों से, तो पुरुषों की अपेक्षा ये फीमेल में यानी महिलाओं में ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके क्या कारण है, इसके कई कारण है, हार्मोन्स के कारण हो जाता है,
हार्मोन्स कम या ज़्यादा बनने की वजह से, अगर खाने में बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, कैल्शियम की कमी है तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है, या मासिक रजोरोध जो है उसके कारण हो सकता है, या कोई किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह करते हैं तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो थी अस्थि ऋतुता, ठीक है। अब बात करते हैं ऋतुरोध यानी रजोरोध की। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वह अवस्था है जिसमें प्रजनन योग्य आयु होने के बाद भी उसके मासिक स्राव नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या किसी महिला का मासिक धर्म 3 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए रुक जाता है, ठीक है। होता क्या है कि मतलब जो फीमेल है, कहा जाता है कि उनमें 13-14 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उसकी एज हो गई मान लो किसी फीमेल की, लेकिन उसको आ ही नहीं रहा पीरियड, ठीक है, तो उसको ऋतुरोध या रजोरोध कहा जाता है। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है किसी का 3 महीने तक अटक गया, उसके बाद आ ही नहीं रहा, तो ऐसी समस्या होती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। तो इसके कारण देखिए, अगर हम सही डाइट नहीं लेते, या मतलब हम नहीं, मतलब फीमेल नहीं सही डाइट ले रही, तो उसको ऐसा हो सकता है। कम कैलोरी वाला अगर भोजन ले रही है महिला तो हो सकता है। हार्मोन्स में बदलाव की वजह से हो सकता है। बहुत हैवी एक्सरसाइज यदि महिला करती है तो भी उसको नुकसान के रूप में, साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। कभी कभी किसी मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। इसके क्या प्रभाव होते हैं, जिसको ये समस्या है वो महिला आपको हमेशा तनाव में दिखेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, उसका खेल प्रदर्शन में गिरावट आएगी, ठीक है, वो कंसीव नहीं कर पाएगी, प्रेग्नेंट होने में उसको समस्या आती है महिला को, उसके अंदर कहीं ना कहीं अनीमिया की समस्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। हमेशा वो थकान महसूस होगी, थकान रहेगी, एक मतलब फुर्ती उसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है भोजन से रिलेटेड विकार के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, जब व्यक्ति सामान्य से ज्यादा मात्रा में या फिर बहुत कम मात्रा में भोजन करे, या तो बहुत ज्यादा खा रहा है या बहुत कम खा रहा है, तो इसको कहा जाता है भोजन से रिलेटेड विकार। दो तरह के होते हैं, एक होता है शुभा अभाव, दूसरा होता है अति शुभा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में देखें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया कहा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, फिर बुलिमिया को देखेंगे। तो देखो, एनोरेक्सिया जो होता है, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने शारीरिक भार को कम करने के उद्देश्य से जो खाना है वो कम खाता है, यानी कि बहुत कम खाना खाता है, ठीक है। उसे वजन कम करना है, वो खाना ही बंद कर देगा, कम कर देगा। इसके कारण वो क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा। वजन कम करने के लिए वो कई बार गलत तरीके अपनाने लग जाता है, गलत, ठीक है, जिसकी वजह से उसको कई सारी बीमारी हो सकती है, शरीर में बहुत सारी कमियां हो सकती है। तो इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, एक तरह से ये विकार है खाने से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा है बुलिमिया, इसको अतिशुद्धा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें खाने से रिलेटेड विकार ये भी है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा खाने लग जाता है, यानी बहुत खाता है, तो उसकी वजह से उसका वजन बढ़ेगा, ठीक है, वजन बढ़ेगा तो उसको कई तरह की बीमारियां होंगी। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, कि चैप्टर 3 से कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि योग का क्या महत्व है, यदि हम नियमित रूप से योग करेंगे, रोज योग करेंगे, तो हमको उसके क्या लाभ होंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। देखिए, योग अगर हम रोज करते हैं तो उससे हमारा जो शरीर है वो मजबूत होगा, हमारा शरीर जो है वो शुद्ध होगा, यानी कि शरीर की शुद्धि होती है। हमारे आसन विकृति जो होती है वो नहीं होती, यानी कि आसन विकृतियों में लाभ होगा। शरीर में लचीलापन बढ़ेगा। देखिए, आज के समय में क्या है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, उनके शरीर में लचीलापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जरा सी कोई एक्टिविटी करने में उनको चोट लग सकती है, ठीक है। तो यदि हमारे शरीर में लचीलापन होगा तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में चोट नहीं लगेगी। योग जो है कहीं ना कहीं मोटापे को कम करता है, हमारी हेल्थ को सुधारता है, ठीक है, और हमें मानसिक तनाव से बाहर निकालता है। तो योग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब योग के महत्व है और योग करने के लाभ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि बताइए, जीवन शैली से रिलेटेड कोई 5 या कोई 3 रोग बताइए, ठीक है। तो ये सारे जो रोग आप देख रहे हैं ये सब जीवन शैली से रिलेटेड है, यानी कि लाइफस्टाइल से। मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, ठीक है, उच्च रक्तचाप, पीठ में दर्द या गठिया, ये सारे वो रोग हैं जो एक गलत जीवन शैली को अपनाने से होते हैं। यदि टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे नहीं उठते, टाइम पे नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, ये सारी क्रियाओं को अगर लोग कर रहे हैं तो फिर उनके साथ यही होना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखकर हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, ठीक है। अगर लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो इन बीमारियों से हम बचे रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मोटापा आज के समय में दुनिया भर में
ये रोग जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उसकी वजह से उनके शरीर में फैट जमा हो जाता है, ठीक है। तो मोटापा क्या होता है, मोटापा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो शरीर है उसमें फैट जो है वो अधिक मात्रा में जम जाता है। और मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमको हो जाती हैं, हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारी घेर लेती हैं। ज़्यादातर जो मोटे लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाती है, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको जोड़ों का दर्द हो जाता है, उनको गठिया हो जाता है, ठीक है, अस्थमा की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है कि भाई मोटापा जो है, अगर हम मोटापे से बचने का मतलब मोटापे को कम करने के लिए या मोटापे से बचाव के लिए कौन से ऐसे आसन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कौन से ऐसे आसन है जो उपयोगी है मोटापे में। तो ये सारे आसन है जिसमें आपका ताड़ासन हो गया, कटी चक्रासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, मत्स्य आसन हो गया, हलासन, पश्चिमोत्तान आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ठीक है, ये सारे आसन हो गए। अब देखिए, अब मैं एक एक आसन तो आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी। मैंने चैप्टर नंबर 3 में सारे आसन बिल्कुल आपको डिटेल में करवा रखे हैं, ठीक है। सारे आसन आपको क्या करा रखे हैं, मैंने डिटेल में करवा रखे हैं। एक सेकेंड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग जो है उससे क्या अभिप्राय है। तो मधुमेह ये जो इसको डायबिटीज भी कहा जाता है मधुमेह को, ठीक है। ये क्या होता है, ये रक्त में हमारे, इसमें क्या होता है, रक्त में हमारे ग्लूकोज की मात्रा जो होती है, ठीक है, शुगर की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये सब गलत जीवन शैली के कारण होता है, गलत खान पान के कारण होता है। इंसुलिन जो है उसमें कहीं ना कहीं उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है। डायबिटीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डायबिटीज होती है, जिसको डायबिटीज होती है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्री डायबिटिक होते हैं या जिनको डायबिटीज हो चुकी होती है, उनमें कोई लक्षण ही नहीं आते, बहुत लंबे समय तक उनको डायबिटीज होती है पर उनको कोई लक्षण नहीं पता लगते, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर नजर आते हैं तो हम कहते हैं डायबिटीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो कौन से लक्षण है, थकान होना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको जरा जरा सी बात पे थकान हो जाती है तो हो सकता है उसे डायबिटीज हो। किसी को बार बार अगर प्यास लग रही है, ठीक है, बार बार पानी पी रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डायबिटीज़ का लक्षण है। और जब बहुत ज़्यादा पानी पिएगा तो उसको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, डायबिटीज़ का एक लक्षण है। जो हमारा विज़न होता है, जो हमारा जो नज़र होती है वो धुंधली हो जाती है, हमको ना क्लियर नहीं दिखाई देता, तो ये एक लक्षण है। हमारा वजन जो है वो घटने लग जाता है, ये कुछ लक्षण है, ठीक है, जिससे हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह के कारण क्या है। तो मधुमेह के कारण में जो गलत लाइफस्टाइल है हमारा, ठीक है, एक गलत जीवन शैली है। कोई भी व्यक्ति टाइम पे नहीं सोता, रात के 2-2 बजे तक सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सारे काम अब रिमोट पे होने लगे हैं। तो ये सब जो है ये गलत जीवन शैली है, इसके कारण हो रहा है। बीमारियों के कारण हो जाता है, मोटापे के कारण हो जाता है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है उसके कारण। और एक सबसे बड़ा कारण है जो लोग नहीं मानते, वो है तनाव और चिंता। डायबिटीज का एक बड़ा कारण है तनाव और चिंता। जितनी टेंशन लोगे, जितने तनाव में रहोगे, डायबिटीज के उतने करीब चले जाएंगे, ठीक है। अब डायबिटीज यदि किसी को है तो वो कौन से आसन कर सकता है। तो देखिए, बहुत सारे आसन हैं, आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें आपका कटी चक्रासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, ठीक है, इसमें भुजंगासन हो गया, शलभासन हो गया, धनुरासन हो गया, वज्रासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, मंडूकासन, गोमुख आसन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति, ये सारे के सारे जो आसन है ये आपको लाभ पहुंचाते हैं डायबिटीज की बीमारी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में से आपकी बीमारी से रिलेटेड आएगा, उसमें से एक आसन पूछा जाएगा। अब आसन को डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए चैप्टर की वीडियो देख लीजिए, मैंने वहां पे सारे आसन बहुत डिटेल में समझाए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, यानी दिव्यांग बच्चे। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में कंसीडर किया जाता है, उनको माना जाता है। तो देखिए, ऐसे बच्चे जिनके शारीरिक रूप से कोई विकलांगता हो, कोई समस्या हो, या जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह डेली लाइफ के जो वर्क होते हैं, जो काम होते हैं अपना रोजमर्रा का, उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या फिर इसको CWSN भी कहा जाता है, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैरालंपिक्स खेल से क्या मतलब है। देखिए, जैसे ओलंपिक्स खेल होते हैं ठीक इसी प्रकार से ये पैरा ओलंपिक्स खेल होते हैं। पैरा ओलंपिक्स गेम्स में क्या होता है, इसमें जो विकलांग होते हैं, ठीक है, इनका ये खेल होता है। और ये 1960 से स्टार्ट हुआ है रोम में।
इसमें 23 देश और 400 विकलांग खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, ओलंपिक खेलों की तरह ही ये होता है, 4 साल में होता है जैसे ओलंपिक खेल होते हैं। ओलंपिक खेल जितना ही महत्वपूर्ण ये भी माना जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जर्मनी के वॉन में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ओलंपिक जो है, इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो स्पेशल ओलंपिक की खेलों की शुरुआत जो है वो सन 1968 में शिकागो नाम का जो स्थान है यहाँ पे हुई थी। ठीक है, डीफ ओलंपिक्स क्या होता है? देखिए, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, जिनके कान में कोई समस्या है, ठीक है, जो बहरे हैं या बधिर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो गेम्स होते हैं, ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, इसको डीफ ओलंपिक्स कहा जाता है। बधिर खिलाड़ी जो होते हैं उसको इसमें खिलाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में वर्गीकरण और विभाजन से क्या अभिप्राय है? देखिए, खेलों में वर्गीकरण विभाजन का मतलब है कि ये जो विकलांग है, इनके शरीर में जो विकलांगता है उसको परसेंटेज में देखा जाता है। ठीक है, किसको कितनी परसेंट विकलांगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई रनिंग का कंपटीशन है, यानी दौड़ लगवानी है, जो जीतेगा वो विनर हो जाएगा। तो ऐसे में अगर विकलांग लोगों को दौड़ाया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि उनके पैर में जो प्रॉब्लम है वो कितने परसेंट है। हो सकता है किसी का 70% प्रॉब्लम हो, किसी को 60% प्रॉब्लम हो, किसी को 20% ही प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब देखो, इसमें जो 20% प्रॉब्लम है उसको ऐसे लोगों के साथ दौड़ाया जाएगा जिनको प्रॉब्लम 20% के आसपास हो। ठीक है, आप सोचिए, मान लो किसी को केवल 20% की प्रॉब्लम है, उसको 70% वाले के साथ दौड़ा दिया जाए तो क्या होगा? 70% वाला हार जाएगा, 20% वाला जीत जाएगा, क्योंकि भाई उसको तो बहुत कम प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सब एक जैसी एक कैटेगरी में आ जाएं, इसलिए इसको बांटा जाता है। ठीक है, यानी वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, शारीरिक रूप से जो अक्षमता है, जो प्रॉब्लम है, उसके आधार पे जो खिलाड़ियों को वर्गीकृत कर दिया जाता है, उनकी अक्षमता के अनुरूप अलग अलग वर्गों में उनको बांटा जाता है। ठीक है, और उन्हें समान प्रतिस्पर्धा मिले, इसलिए ताकि उनको कंपटीशन समान मिले। उनमें आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, वजन के आधार पे उनको वर्गीकृत किया जाता है और उनकी जो प्रॉब्लम है उसके आधार पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खेलों में समावेशन की अवधारणा को आपको समझाना है। देखिए, बहुत सिंपल है, होता क्या है कि इसमें ये माना जाता है कि जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, उनको सामान्य स्कूलों में सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनके साथ रहेंगे, सामाजिकता के गुण का विकास होगा, सब मिलजुल कर साथ रहेंगे। ठीक है, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा। इसलिए यानी एक ऐसी कक्षा है, ऐसी क्लास है जिसमें सारे सामान्य बच्चे हैं, इसमें कुछ विकलांग और कुछ CWSN बच्चे भी इसमें हैं, तो इसको कहा जाता है समावेशी कक्षा। ठीक है, हर तरह के बच्चे उसमें शामिल है। तो समावेशन का मतलब है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनको बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट के साथ अध्ययन करने, यानी पढ़ाई करने का, सीखने का मौका देना चाहिए। ठीक है, विकलांग छात्र जो है वो समान गतिविधियों में उसी स्थान पर अन्य सामान्य बच्चों के साथ रहेंगे, उनका समान मूल्यांकन होगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पे अगर विकलांग बच्चे, उनको कुछ संशोधन किया जा सकता है, कुछ छूट दी जा सकती है। इससे फायदा क्या होगा, समावेशन से क्या फायदा होगा, ये आपको समझना है। ठीक है, समावेशन क्या है ये तो आपको पता लग गया, सबको एक साथ रखना, लेकिन इसके लाभ क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जब कक्षा में एक जैसा माहौल होगा, एक जैसा वातावरण होगा, तो सभी छात्र जो हैं, ठीक है, उन छात्रों की तुलना में बेहतर स्कोर करने की कोशिश करेंगे, उच्च स्तर पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेहतर आत्मसम्मान का प्रदर्शन करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी जरूरतें जो है बेशक से अलग अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक साथ रहेंगे तो समावेशन से उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, जो समावेशन के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि छात्र जो हैं एक ऐसे समुदाय में अच्छे तरीके से सीख पाते हैं जहाँ पे विविधता हो, ठीक है, देखभाल करने वाला और सहयोगी हर तरह के लोगों, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। ये आपको याद रखना है, पेपर में ये पूछा जाएगा। समावेशन की जरूरत क्यों है? ठीक है, क्यों ऐसा कहा जाता है समावेशन? तो इससे क्या है, जब बच्चे एक साथ एक जैसे माहौल में रहेंगे तो उनके अंदर आत्मसम्मान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनके अंदर सामाजिकरण का गुण का विकास होगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, उनके अंदर संवेदनशीलता जो है उसको वो बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अपनेपन की भावना का विकास होगा, उनका जो एजुकेशनल जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के चांस काफी हैं। एक तो आप स्क्रीन पे देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं शारीरिक गतिविधि उनको सुगम बनाने के लिए क्या रणनीति अपना सकते हैं? तो सबसे पहले हम लाभ देखते हैं। अगर जो CWSN स्टूडेंट हैं ठीक है, अगर इन स्टूडेंट्स को शारीरिक गतिविधियों में, एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा तो उससे इनको क्या फायदा होगा? तो सबसे पहला इनकी हेल्थ में सुधार आएगा। ठीक है,
आत्मसम्मान बढ़ेगा, चिंता और तनाव की स्थिति कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, सामाजिक कौशल सीखेंगे, नियमित दिनचर्या में अपना पाएंगे, ठीक है, एकाग्रता में इनकी सुधार होगा और इनको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो ये सारे आप बता सकते हो, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं CWSN, इनको डायरेक्ट नहीं खिला सकते हम, कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी आपको बतानी है कि कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या है, हम ना किसी को भी ऐसे बच्चे को खिलाने से पहले उसकी डॉक्टरी जांच कराएंगे, कहीं उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उसके पूर्व अनुभव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या उसका कोई पहले अनुभव रहा है ऐसा कि किसी खेल के प्रति उसे कभी कोई समस्या रही हो, कोई दिक्कत रही हो, ठीक है। तीसरा है इंटरेस्ट। देखिए बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। यदि उसे मान लीजिए किसी बच्चे को बैडमिंटन पसंद है तो उसको बैडमिंटन खिलाओ, उसको क्रिकेट नहीं खिलाना, ठीक है। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको स्पोर्ट्स में लाना है, उसकी क्षमता के अनुसार उसको गेम देने हैं, ठीक है, खेल खिलाना है। और उपकरण रूपांतरित हों, यानी कि कई बार क्या होता है, ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते। इनको जो उपकरण से एक नॉर्मल इंसान खेल पाता है वो उपकरण से ये नहीं खेल पाएंगे, इनको शारीरिक प्रॉब्लम है। तो उपकरण जो है कहीं ना कहीं मॉडिफाई किए जा सकते हैं, उसमें इनकी अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, उपयुक्त वातावरण, इनको एक अच्छा माहौल दो, इनके लिए कुछ नियम भी चेंज करो, कुछ सरल नियम बनाए जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा देखभाल की इनको नीड होती है, जरूरत होती है। स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आहार के प्रमुख घटक बताइए। देखिए हमारी जो थाली होती है जिसमें हम रोटी, सब्जी, चावल, दही जो भी खाते हो आप, उसके अंदर कौन से प्रमुख घटक होते हैं। तो आपकी थाली में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं और जल भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गए, भोजन के प्रमुख घटक हो गए, ठीक है। भोजन के प्रमुख घटक या आहार के प्रमुख घटक, तो आपको ये लिखना है। सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको बताइए। आगे चलते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट। हमें पता है डाइट तो सबको लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन कैसा खाना खाना चाहिए, भोजन तो सबको करना है, लेकिन बैलेंस डाइट होनी चाहिए। यानी बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसा खाना हो जिसमें व्यक्ति को शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व जो है वो सही मात्रा में मिल जाए, तो उसको हम बोलेंगे संतुलित आहार, ठीक है। यानी जितना आपको अपने को प्रोटीन चाहिए उतना उसमें प्रोटीन हो, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट हो, जितना फैट चाहिए उतना फैट हो, जितना विटामिन चाहिए उतना विटामिन हो, तो उसको हम संतुलित आहार बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, संतुलित आहार लेने के कोई 5 हमको काम बताने हैं। संतुलित आहार लेने के बाद क्या 5 कार्य होते हैं उसके। तो संतुलित आहार जब हमारे शरीर में जाता है तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सबसे पहला काम क्या है, ऊर्जा देना। फिर क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में लाभदायक होता है। दूसरा काम क्या है, शरीर की वृद्धि और विकास। फिर हमारे जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उसकी मरम्मत करना, यानी उसको रिपेयरिंग करने का काम होता है, ठीक है। फिर शरीर को हेल्दी बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमें सही वजन रखने में, एक आइडियल वेट रखने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके बेनिफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि बताइए प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, वसा के स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहाँ हैं, कहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन अपने को मिलता है दूध से, दूध से बनी हुई चीज़ों से। मांस अगर खाते हैं तो उससे प्रोटीन मिलता है, दाल अगर खाते हो तो दाल से, साबुत दाल से आपको प्रोटीन मिलता है। तेलीय बीज, ऐसे बीज जिसमें तेल जैसी चीज़ें हों, जैसे अगर आप बादाम खाते हैं तो उसमें भी ऑयल होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों से भी आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फिर मांस में आपको वसा मिलेगा। वसा कहाँ मिलेगा, फैट, फैट मिलता है आपको मांस में, अंडे में, मछली में, दूध और दूध से बनी चीज़ों में, वनस्पति ऑयल जो होता है उसके अंदर मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये तो आपको ज़्यादातर सभी जगह मिल जाता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, मक्का खाओगे उसमें, चना, बाजरा, आलू, शकरकंद, चीनी, हर जगह आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके प्रकार बताने हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का प्रमुख अंग है, ठीक है। हमारे भोजन में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमारे शरीर को ये क्या काम करता है, ये तुरंत एनर्जी देता है। जैसे हम खाना खाते हैं, देखो भूख लग रही होती है, हमें वीकनेस सी फील होती है, हम खाना खाते हैं हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो 4 कैलोरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, 4 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। और जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है, जब वो पचने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे पचता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसीलिए जो शुगर के मरीज होते हैं उनको कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट आपको अपनी डाइट में से कम कर देना है, ठीक है, यानी कि कम लेना है, क्योंकि वो शुगर बढ़ाता है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक है साधारण कार्बोहाइड्रेट जिसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जो साधारण होता है ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है, रसीले फल से मिलेगा, गन्ने से मिल जाएगा, चुकंदर से मिल जाएगा, अनाज में मिल जाएगा, दाल में मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी आम एवं अनाज में मिल जाएगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, इसमें स्टार्च होता है। ये आपको आलू जैसे सब्जी में, शकरकंद में मिलेगा, चुकंदर में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के काम बताने। एक तो ये देखो, ये तुरंत हमको एनर्जी देता है, पहला काम। फिर क्या है, ये हमको कैलोरी देता है, दूसरा काम। फिर हमारे भोजन का 60 से 70% की कमी जो है यही पूरे करता है, ठीक है। 60-70% हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम सही मात्रा में नहीं लेते, मान लो किसी ने कार्बोहाइड्रेट कम ले लिया, ठीक है, और प्रोटीन ज्यादा ले लिया, अब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की तो कमी हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना हमारे शरीर को, अब ये तो कम है तो ये ऊर्जा नहीं देगा, तो प्रोटीन क्या करेगा, अपना काम छोड़ेगा और इसका काम करने लगेगा, यानी प्रोटीन ऊर्जा देने लगेगा अपने को, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका पोषण क्या है इसका, ये कितने प्रकार का होता है। तो भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होता है उसके अध्ययन को पोषण कहा जाता है। ये एक बड़ी प्रोसेस होती है, बड़ी प्रक्रिया होती है और गतिशील प्रक्रिया। इसमें खाना खाने से, पचाने से लेकर अवशोषित करने के बाद, ऊर्जा मिलने के बाद, वृद्धि और विकास के बाद सब कुछ पढ़ा जाता है। यानी जब खाना खाया उससे लेके लास्ट तक जो भी उसकी स्टेप होती है सब इसके अंदर पढ़ा जाता है। पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है आपका माइक्रो और एक है मैक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा, मैक्रो का मतलब है ज्यादा, और माइक्रो का मतलब है कम। यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे भोजन में ज्यादा होती हैं वो मैक्रो है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल होता है। जो चीज हमने को कम चाहिए जैसे विटामिन, खनिज, ये आपका माइक्रो हो जाता है। तो अब इनके बीच में क्या अंतर होता है ये समझ लीजिए, तो आप आराम से बताओगे। ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है हमारे भोजन में मिलते हैं, लेकिन वो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पोषक तत्व जिसकी अपने को जरूरत तो है शरीर को लेकिन कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, इसको हम विटामिन और खनिज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन के मुख्य कार्य बताइए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में से कोई एक चीज पूछी जाएगी। प्रोटीन जो है शरीर में नए ऊतक जो होते हैं उसका निर्माण करता है, उसकी रिपेयरिंग करता है, टूटे फूटे की रिपेयरिंग करता है। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें जरूरी है, कहते हैं ना बच्चों को शुरू से ही प्रोटीन देना चाहिए, और हमें रोज प्रोटीन की जरूरत होती है। एंजाइम और हार्मोन जो है कहीं ना कहीं रासायनिक पदार्थ हैं ये, और प्रोटीन जो है एंजाइम वगैरह इसी से बनते हैं, ठीक है। हमारे जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जो उसके कलर को रेड करता है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही जुड़ा होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपने को प्रोटीन काम करता है, ठीक है, और खासकर कब, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो उस समय में प्रोटीन हमारी मदद करता है। 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेंगे तो उससे हमें 4 कैलोरी मिल जाती है, ठीक है। वसा का क्या काम है, फैट, फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है, पोषक तत्व है, वृहद पोषक तत्व है। 1 ग्राम वसा में आपको 9 कैलोरी, यानी कैलोरीज में काफी ज्यादा मिलती है। यह हमारे शरीर को गर्म रखता है, ठीक है, गर्माहट देता है, हमारे जो कोमल अंग है उसकी सुरक्षा करता है। फैट जो है हार्मोन के उत्पादन में भी सहायता करता है। और फैट, ये जो हम जैसे अपने जॉइंट को हम इस तरीके से करते हैं, जो जॉइंट के अंदर जो ग्रीस होती है, ठीक है, उसमें भी फैट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन क्या है, हमारे सबके लिए जरूरी तो है लेकिन कम मात्रा में चाहिए, अपने को अल्प मात्रा में चाहिए, ठीक है। और विटामिन की अगर हम बात करें तो भोजन के रूप में अपने को चाहिए चाहिए, जिसको भोजन के रूप में नहीं मिल पाता फिर उसको मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं बाहर से। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पानी में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील है आपका विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, और वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, ठीक है, और के। नेक्स्ट है खनिज लवण। अब देखो, ये भी पोषक तत्व है, इसकी जरूरत हमको पूरे जीवन पड़ती है लेकिन बहुत थोड़ी सी, बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। हमारे शरीर को इसकी जरूरत तो है लेकिन कम। इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा, सब चाहिए होता है अपने शरीर को। इसीलिए कहते हैं ना गांव वगैरह में कि तांबे के बर्तन में पानी रखो, ठीक है, और उस पानी को पियो, तो उससे तांबे के गुण हमारे शरीर में आ जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, उससे लोहे के गुण हमारे शरीर में आ जाते हैं, आयरन की कमी नहीं होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है भार नियंत्रण के उपाय बताइए। मान लीजिए किसी को अपना वजन कम करना है, वेट कम करना है, तो उसके आपको उपाय बताने हैं। तो इसके लिए उसको एक्सरसाइज करनी होगी, उसको कम कैलोरी लेनी होगी, जंक फूड नहीं खाना होगा तला भुना, बार बार नहीं खाना है, ठीक है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना अपने भोजन में, मादक पदार्थ यानी नशीले चीज़ों से दूर रहना है, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपने को अपनानी है। इससे हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्पाहार क्या होता है? देखिए, अल्पाहार का मतलब होता है डाइटिंग करना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने के चक्कर में, अपने आप को फिट दिखाने के लिए खाना खाना कम कर देते हैं, एक टाइम का भोजन बंद कर देते हैं, बिल्कुल कम खाते हैं। इसको बोलते हैं अल्पाहार या फिर डाइटिंग, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य होता है शरीर का वजन कम करना, सुंदर दिखना। इसके क्या नुकसान होते हैं? पेपर में देखो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। अल्पाहार यानी डाइटिंग, इसके नकारात्मक प्रभाव बताइए हमारे शरीर पे क्या पड़ते हैं, या फिर इसके क्या खतरे हैं, या फिर इसकी क्या हानियां, क्या नुकसान है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, जो डाइटिंग पे होता है ना, उसको पोषण की कमी हो जाती है, जितने पोषक तत्व चाहिए वो मिल नहीं पाते। एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमें कैलोरी भी कम मिलती है, कैलोरी कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उससे समस्या हो जाती है, कमजोरी होने लगती है, सूखा रोग हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, खनिज की कमी हो सकती है, ठीक है, चक्कर आ सकता है। नेक्स्ट है कि भोजन असहनशीलता से क्या मतलब है? देखिए, भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको हर व्यक्ति पचा नहीं पाता। किसी को किसी चीज से एलर्जी हो सकती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, वो जो तली भुनी चीजों को नहीं नहीं पचा पाता, यानी मान लीजिए कोई तेल वाली चीजों को नहीं पचा पाता। कोई व्यक्ति जो है वो ड्राई फ्रूट को नहीं बचा पाता, कोई किसी चीज़ को नहीं बचा पाता। तो जब हम किसी भोजन को नहीं बचा पाते तो हम कहते हैं हमें उस भोजन से असहनशीलता है, कहीं ना कहीं उससे एक एलर्जी टाइप की है अपने को। नेक्स्ट है कि खेल कूद में आहार का क्या महत्व है? एक खिलाड़ी के जीवन में आहार या डाइट का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। यदि खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन सुधारना है तो उसको उसके खेल के अनुसार बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी, बिल्कुल। शरीर को पुष्ट बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे आहार की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए खिलाड़ी को चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो रिकवरी के लिए उसे अच्छा आहार चाहिए, शरीर के अनुकूलन के लिए उसे चाहिए, शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बचाने के लिए एक अच्छा आहार चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो यहाँ पे अपना जो 5वां चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बहुत ध्यान से देख के जाना है। और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर की डिटेल वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तो मैंने आपको कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत डिटेल में जानना है तो चैप्टर की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।